सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं संदीप श्रीवास्तव। आज मैं आप लोग के सामने प्राचीन इतिहास में यानी कि एशियन हिस्ट्री में वैज्ञानिक शोध ग्रंथ के बारे में बताऊंगा। आरंभिक शताब्दी के वैज्ञानिक ग्रंथ सामान्यतः राजनीतिक विज्ञान ये सब चीज़ों में क्या था, जो प्राचीन लोग थे, प्राचीन इतिहास के लोग थे, उनको ये मान लीजिए प्राचीन इतिहास के लोग हैं। ये लोग इतने सारे लोग हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए प्राचीन इतिहास के लोग हैं। अब ये लोगों को जो है वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में पता था। सोचिए उस टाइम भी साइंस के बारे में इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा जानकारी थी। जैसे राजनीतिक विज्ञान में इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। किसमें? राजनैतिक या राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक या राजनैतिक विज्ञान में जो है इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। आप राजनीतिक भी बोल सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान में इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। और किस चीज में इनको जानकारी थी? अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छी जानकारी थी। यानी कि इनको इसमें जानकारी थी, अर्थव्यवस्था में भी इनको जानकारी थी, अर्थव्यवस्था में भी इनको काफी अत्यधिक जानकारी थी। और जो है व्याकरण आदि विषयों से संबंधित जो है इनको अच्छे से जानकारी थी। समय के साथ कई राज्य, कई अन्य चीजों के विषय में इन्हें जानकारी मिली। बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे राज्यों में इनका जो है व्यवस्था फैला हुआ था। यानी कि इनको जानकारी थी हर एक तरह तरह के राज्यों में, तरह तरह के विषयों के बारे में तरह तरह की जानकारी इनको प्राप्त थी। ये प्राचीन इतिहास के लोग हैं। कहाँ कब के लोग हैं? प्राचीन इतिहास, जो कि राजनीतिक विज्ञान के विषय में, अर्थव्यवस्था के विषय में और व्याकरण के विषय में, यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं व्याकरण आदि चीजों की इनको जो है बहुत अच्छे विषयों में जो है संबंधित जानकारी। समय के साथ साथ कई अन्य विषयों जैसे कृषि, यानी कि समय के साथ साथ ये बढ़ते गए। यानी कि कृषि में इनको बहुत अच्छी जानकारी थी, कृषि में जानकारी थी। और जो है अन्य चीजों में जैसे चिकित्सा हो गया, चिकित्सा के विषय में अच्छी जानकारी थी। मतलब ये उपचार भी बहुत अच्छा कर लेते थे। भाई अगर जानकारी है तो ये उपचार भी कर लेते, क्योंकि जिस चीज की हमें जानकारी होती है उस चीज में हम बहुत अच्छे से उस चीज को जान सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में बहुत अच्छी जानकारी थी, इसलिए ये वहां जो है बीमारियों का इलाज भी चलता रहता था। जैसे ज्योतिष विज्ञान में भी अच्छी जानकारी थी। अगर कोई पूछ ले कि ज्योतिष विज्ञान कब से प्राचीन लोगों में जानकारी थी या नहीं थी, ज्योतिष में भी थी, चिकित्सा विज्ञान में भी था, कृषि में भी था, व्याकरण में भी था, अर्थव्यवस्था में भी था, राजनीतिक विज्ञान में भी था। यानी कि तरह तरह के विज्ञान तथा खगोल शास्त्र, गणित, कला, छवि चित्रण, वास्तुकला, इन सब विषयों में आदि जानकारी इनके ग्रंथ प्राप्त होते हैं। यानी कि ग्रंथों से पता चलता है कि इन सब विषयों को उनको अच्छे से जानकारी थी। तो हमें ये सोचना होगा कि किन किन विषयों में प्राचीन इतिहास के लोग जानते थे। विशेषकर अगर विशेष तौर पे देखा जाए, अगर हम प्राचीन इतिहास के लोगों के बारे में जाने तो विशेषकर देखा जाता है, जैसे ये मान लीजिए प्राचीन इतिहास के लोग हैं। अब इनको विशेषकर गुप्त काल में विभिन्न विषयों जैसे आर्यभट्ट, अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है, जैसे ये मान लीजिए कौन है? आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट के हम जो है ये किस काल में थे? गुप्त काल में। अब याद रखिएगा किस काल में थे? गुप्त काल। यानी कि आप इस बात को जान सकते हैं कि आर्यभट्ट किस काल में थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इस चीजें से वनडे एग्जाम हो या किसी भी तरह के एग्जाम हो, आप अपने दिमाग में कंसंट्रेट कर सकते हैं कि आर्यभट्ट जो है गुप्त काल से, यानी कि प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो गुप्त काल में जो है, जैसे आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टीय, यानी कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक मतलब ग्रंथ लिखी गई? आर्यभट्टीय, ठीक है, ये आर्यभट्टीय, इन्होंने याद रखिएगा आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, ठीक है। इस चीज के विषय में ध्यान रखिएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, यानी कि इनको मान लीजिए कौटिल्य है। कौटिल्य के विषय में आप जानते होंगे चाणक्य, अर्थशास्त्र, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, यानी कि गुप्त काल में ही थे, क्योंकि कौटिल्य भी गुप्त काल में ही थे, ये आपको पता है। क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे, और चंद्रगुप्त को जो है
भारत का सम्राट बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका कौटिल्य की है, यानी कि आचार्य चाणक्य की है। ठीक है, द्वारा रचित अर्थशास्त्र और पाणिनि, जो हमारे पाणिनिकृत अष्टाध्यायी हैं, यानी कि ये मान लीजिए पाणिनि है, ये पाणिनि है। पाणिनि द्वारा कौन सी जो है रचना की गई, कौन सी ग्रंथ की, अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी की रचना की गई। ये भी याद रखिएगा कि पाणिनि द्वारा कौन सी, ये पूछ सकता है एग्जाम में। और वराहमिहिर, वराहमिहिर की जो है, ये मान लीजिए वराहमिहिर है, वराहमिहिर है। इनके द्वारा कौन सी ग्रंथ की रचना की गई, वराहमिहिर द्वारा बृहद संहिता, संहिता। इनके द्वारा ये रचित हुई। ये सब गुप्त काल के हैं, इतना याद रखिएगा, गुप्त काल के हैं। आदि पर आधारित संख्याओं में वैज्ञानिक ग्रंथों सृजन देखने को मिलता है, यानी कि वैज्ञानिक जो ग्रंथ हैं, इन सब चीजों में वैज्ञानिक ग्रंथ ही कहा जाएगा इनको, क्योंकि ये गुप्त काल में सबसे ज्यादा इन्हीं का सृजन मिलता है। इसके बाद आगे आगे जो है मैं आप लोग को बताऊंगा कि संगम साहित्य क्या है। संगम साहित्य के विषय में आपको बताता हूं। ये है संगम साहित्य। अब संगम साहित्य के विषय में पहले जान लेते हैं, यानी कि पहले के विषय में अगर देखा जाए तो संगम साहित्य दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास के बारे में, यानी कि जो दक्षिण भारत है, मान लीजिए यहाँ ये हमारा दक्षिण भारत है, ये मान लीजिए भारत है। तो यानी कि दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो हम किस तरीके से एंगल देखते हैं, यानी कि नॉर्थ से हम देखते हैं, ये ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, यानी कि उत्तर यानी कि दक्षिण, यानी कि इस साइड की अगर देखा जाए, इस साइड पे देखा जाए, यानी कि दक्षिण भारत के जो है इतिहास के बारे में संगम साहित्य को जानना बहुत बेहद जरूरी है। यानी कि संगम साहित्य के विषय में हम जान सकते हैं। तो संगम साहित्य शब्द का अर्थ पहले देखिए कि संगम का अर्थ क्या है, यानी कि संगम का अर्थ, ये मान लीजिए संगम है, ये कौन है, संगम। अब संगम इनका नाम पड़ा तो कैसे पड़ा, इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ के विषय में माना जाता है कि ऐसे 3 संगम का आयोजन किया गया था। यानी कि कितने लोगों का आयोजन किया गया था, 3 संगम का, यानी कि ये 3 संगम है, ये हमारे 3 संगम हैं। 3 संगम का आयोजन किया गया, ठीक है, 3 संगम का। इन तीनों सभाओं में तमिल कवियों की, यानी कि ये मान लीजिए एक तरीके से सभा है, यानी कि इन्हीं का आयोजन हुआ, 3 सभाओं का आयोजन हुआ। इसमें जो है तमिल कवि, यानी कि तमिल कवियों का जो है कविताएं प्रस्तुत की गई थी। तमिल कवि हैं, मान लीजिए ये तमिल कवि हैं। अब याद रखिएगा संगम साहित्य में तमिल कवि लोग थे, ठीक है, और कहा, किस तरफ, दक्षिण भारत, कौन से, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत है। यानी कि अब ये तमिल कवि हैं, ये तमिल कवि हैं, ठीक है। तो तमिल कवि जो है इनकी बहुत सारी कविताएं प्रस्तुत की गई थी, इन्हें संगम साहित्य कहा गया है। कौन सा साहित्य कहा गया, संगम साहित्य कहा गया है। जैसे सिलप्पादिकारम, ठीक है, सिलप्पादिकारम, यानी कि इसमें एक ले लेते हैं, ये है एक, ये हो गए सिलप्पादिकारम। योम, योम जो है मणि मेघलई, दूसरा क्या है, मणि मेघलई, ये मणि मेघलई है। तमिल भाषाओं के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, ये तमिल भाषा के क्या हैं, ग्रंथ हैं, क्या हैं, ये ग्रंथ हैं, इनको आप ग्रंथ मान सकते हैं, ठीक है, ये ग्रंथ हैं, ठीक है, इनको आप क्या कर सकते हैं, ग्रंथ मान सकते हैं कि ये
शिलप्पाधिकारम जो है और मणिमेगलई ये जो है तमिल भाषा के सबसे अच्छे और सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, कवियों ने स्वयं इन कविताओं को दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संकलित किया, यानी कि कवियों ने क्या किया, दक्षिण भारत के कई सारे जगहों पे ले जाके इन्होंने क्या किया, संकलित कर दिया। ठीक है, भारत के विभिन्न जगहों पे जाके, विभिन्न क्षेत्रों में जाके क्या किया इन्होंने, प्रचार प्रसार या संकलित कहा जाए, परिणाम स्वरूप ये मुख्यतः शहरी कवियों द्वारा संकलित जनश्रुतियां हैं, यानी कि ये शहरी हैं। कौन से हैं, ये शहरी हैं, ये शहरी हैं। ठीक है, या और इनकी जो है मुख्यतः शहरी कवियों द्वारा संकलित जनश्रुतियां हैं। ठीक है, यह साहित्य अधिकांशतः धर्मनिरपेक्ष है। कौन सा है, ये साहित्य जो है धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, ये एकदम धर्म से अलग है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, और प्राचीन पारिस्थितिकी निर्वाह के तरीकों एवं समाज आदि जैसे विषयों का व्यापक सूचना प्राप्त करता है, यानी कि कैसे हमें रहना है, कैसे इनकी वेशभूषा होनी चाहिए, कैसे समाज के लोगों की रूपरेखा होनी चाहिए, इन सब विषयों की अधिक महत्व इसमें बताया गया और इस पे विशेष जोर दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया है। आगे बताते हैं विषयों के वृत्तांत। वृत्तांत यानी कि विषयों के जो है वृत्तांत के विषय में हम जानेंगे, यानी कि विषय के जो वृत्तांत है उस विषय में जानेंगे। भारत में वे अनेक तत्कालीन घटनाओं के साक्षी थे, यानी कि ये क्या थे, भारत के जो तत्कालीन जो है घटनाओं के क्या थे, साक्षी थे, जिसके कारण उन्होंने इन घटनाओं का मौखिक विवरण प्रस्तुत किया है। यानी कि अगर देखा जाए जो ये कवि लोग हैं, ये भारत के जो जितने भी घटनाएं हैं, ठीक है, इनके क्या थे, ये साक्षी थे। ठीक है, साक्षी, ठीक है, ये इसके साक्षी थे कि ये क्या कैसी तत्कालीन घटनाएं हुई है, उसका उन्होंने क्या किया, मौखिक रूप से, ठीक है, मौखिक रूप से वितरण प्रस्तुत किया। उदाहरण से जैसे मेगस्थनीज की इंडिका, जैसे अब मान लीजिए ये मेगस्थनीज है, कौन है ये मेगस्थनीज है। ठीक है, मेगस्थनीज का जो है इंडिका है, मेगस्थनीज, ठीक है, इनके द्वारा इंडिका, ठीक है, इन्होंने इंडिका में इन चीजों का जो है विवरण दिया है, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज जो है इन्होंने क्या किया, इंडिका पुस्तक इनकी जो है इन्होंने इस विषय में बहुत अच्छे से विवरण दिया। अथवा फाहियान, यानी कि जो है फाहियान को ले लेते हैं, ठीक है, फाहियान को ले लेते हैं। फाहियान जो है द्वारा बौद्ध साम्राज्यों के अभिलेख आदि के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, चीनी यात्री वेनसांग, अब एक आते हैं चीनी यात्री, कौन है ये, चीनी यात्री, चीनी मत खाने वाला समझ मत लीजिएगा, चीनी यात्री है ये, चीन का, चाइना का, ठीक है, जिसका नाम था वेनसांग। वेनसांग, इसका नाम है वेनसांग। ठीक है, ये जो है मेग्जान इतसिंग और अरब लेखक अलबेरुनी आदि के विवरण इतिहास के प्रमाणिक जानकारी देते हैं, यानी कि इन्होंने जो जो अपनी पुस्तकें लिखी, ठीक है, जैसे अलबेरुनी है, बेरूनी जो है इनकी भी पुस्तक में लिखी गई भारत के इतिहास के विषय में जानकारी। अब ये तो हो गया वेनसांग के विषय में, अब हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोत। ये है पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत के विषय में पहले जानेंगे। प्राचीन भारत के अध्ययन हेतु अन्य प्रकार के स्रोत हैं। कैसे हैं? अन्य प्रकार के स्रोत। क्या 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 स्रोत है? सामग्री, पुरातात्विक स्रोत क्या है, जिनको हम सामग्री भी बोल सकते हैं, या स्रोत है जिससे हम जान सकते हैं। जैसे हमें क्या क्या मिला था, पहले तो हमें सिक्का मिला, सिक्के,
सिक्के से पता चला, मान लीजिए 10 रुपये, आज के समय में 10 रुपये, 10 रुपीज, ठीक है। और अभिलेख बहुत सारे मिले, लिखे हुए अभिलेखों को प्राप्त हुआ, अभिलेख, ठीक है, अभिलेख की जानकारी मिलती है। अवशेष सामग्री, मान लीजिए कोई अवशेष है ढेर सारा, बहुत सारे अवशेष के विषय में पता चला, ठीक है। अवशेष, अवशेष हो गए, ठीक है। मूर्तियों एवं चित्र, मान लीजिए मूर्ति है, मूर्ति, ठीक है। और चित्र है, मान लीजिए चित्र भी बोल सकते हैं, मूर्ति, चित्र, पेंटिंग में मान लीजिए बने हैं, सोहन काका या मोहन काका पेंटिंग में बने हुए हैं। प्राचीन स्मारक आदि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल हैं। अब अभिलेख में आते हैं, पहले हम बात करते हैं अभिलेख की बात कर लेते हैं, अभिलेख की बात कर लेते हैं कि भैया अभिलेख आए कैसे, क्या है अभिलेख के विषय में। तो फारस के संपर्क में आने के पश्चात भारत की प्रशस्तर कला के महत्व का ज्ञान हुआ। यानी कि भारत के पास देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, भारत है, ठीक है, ये हमारा जो है भारत है। भारत को पहले नहीं जानकारी थी, लेकिन जैसे ये मान लीजिए फारस हैं, कौन है, फारस, ये फारस हैं, इनके कांटेक्ट में जैसे भारत आता है या आते हैं, तुरंत इनको प्रशस्तर कला की जानकारी हो जाती है, ठीक है। प्रशस्तर कला की क्या हो जाती है, जानकारी हो जाती, महत्व या उनके महत्व का ज्ञान उनको पता चल जाता है कि हाँ भैया हमारे देश में कुछ है। इन्होंने राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को दर्ज करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो प्रशस्तर होता है, राजा द्वारा जो भूमि होती है, भूमि यानी कि राजा द्वारा जो भूमि अनुदानों को दर्ज करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये प्रशस्तर मतलब जो है भूमि को दर्ज करने वाला जो है प्रशस्तर होता है। इसी विचार के साथ दरबारी कवियों ने भी ऐसी सामग्री की प्रयोग कर प्रशस्तियां उत्कीर्ण कराई ताकि उन्हें ऐतिहासिक बनाया जा सके। यानी कि प्रशस्ति पत्र एक आता था कि नहीं आता था, प्रशस्ति पत्र, जैसे किसी को सम्मानित करना हो, जैसे एक व्यक्ति यहाँ है, इसने बहुत अच्छा काम किया, इसको क्या किया गया, एक प्रशस्ति पत्र दिया गया ताकि यादगार बना रहे। लो भैया एक प्रशस्ति पत्र ले लो, यानी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रशस्ति किया गया, प्रशस्तियों में लिखित किया गया कि इन्होंने ये काम किया था, इसलिए ऐसे ऐसे इनका नाम दर्ज किया गया। तो ये है अभिलेख में जो है इस विषय की जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं शिलालेख की, फिर हम बात करेंगे शिलालेख की। ये मान लीजिए शिलालेख है, कौन है, ये है शिलालेख, ये है शिलालेख। अब इनके विषय में थोड़ी जानकारी हम ध्यान दें कि क्या है। भारत के आरंभिक शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। जितनी भी शिलालेख हैं इनकी जो संबंध है ये मौर्य सम्राट अशोक से है। मौर्य सम्राट अशोक से इनका संबंध है, सबसे ज्यादा संबंध इन्हीं से है। उसने अपनी धम्म नीति के प्रचार हेतु 14 जो है शिलालेखों का क्या किया, जारी किया, ठीक है। 14 शिलालेखों को अपने जो धम्म है, यानी कि मान लीजिए इनका ये धम्म है, ये धम्म है, मान लीजिए इन्हीं को मान लीजिए, ऐसे ही हम बता रहे हैं, ये धम्म है। अब इनके प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या किया, 14 शिलालेख जो है जारी की, ठीक है। 14 शिलालेख, ये मान लीजिए शिलालेख हैं, ये सब शिलालेख हैं, ठीक है। अब ये सब 14 शिलालेख हैं, ठीक है। ये 14 शिलालेख हैं, कितने, 14। मैं इमोजी इसलिए बना देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आए कि देखिए शिलालेख किससे संबंधित है, मौर्य सम्राट अशोक से। इन्होंने धम्म प्रचार के लिए क्या किया, 14 शिलालेखों का जो है जारी किया, 14 शिलालेख, ताकि इनके धम्म का प्रचार अच्छी तरीके से हो जाए। इन्हें शिलालेखों पे उत्तीर्ण किया गया।
उदाहरण स्वरूप जैसे जूनागढ़ का, जूनागढ़ यानी कि जूनागढ़, ये मान लीजिए जूनागढ़ है। जूनागढ़ कहाँ है? जूनागढ़ जो है, ये जूनागढ़ जो है ये कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। इनका नाम है जूनागढ़, ये है जूनागढ़, ये गुजरात में है। ठीक है। प्रमुख है शिलालेख एवं अभिलेख हैं। अशोक के शिलालेख एवं स्तंभ जो है, अब जो है अशोक के जो शिलालेख हैं या जो स्तंभ अभिलेख हैं, हाथी गुम्फा यानी कि हाथी गुम्फा। ठीक है, हाथी गुम्फा हो गया। ठीक है, हाथी गुम्फा हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, महरौली स्तंभ अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, ग्वालियर प्रशस्ति आदि जो है इनमें शामिल हैं। यानी कि अशोक के जो शिलालेख हैं एवं स्तंभ अभिलेख है, एक है हाथी गुम्फा है, दूसरा है शिलालेख है, तीसरा प्रयाग प्रशस्ति है, महरौली स्तंभ अभिलेख है और भीतरी स्तंभ अभिलेख है, ग्वालियर प्रशस्ति आदि हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम इस विषय पे जानेंगे कि ताम्रपत्र क्या है, यानी कि ताम्रपत्र के विषय में जानेंगे। ताम्रपत्र के विषय में जानेंगे। तो ताम्रपत्र जो है सामान्यतः भूमि अनुदान के लिए ताम्रपत्रों का उपयोग किया जाता था। यानी कि भूमि अगर अनुदान देना है, मान लीजिए ये राजा साहब हैं, राजा साहब के पास है भाई, राजा साहब कुछ जमीन दे दीजिए। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, ले जाओ, यहाँ की जो जमीन है इसको तुम रख लो। ठीक है, अनुदान दे रहे हैं तुमको, ले जाओ। तो यहाँ ताम्रपत्र पे राजा साहब क्या करते थे? ले जाओ, अनुदान, भूमि अनुदान। ठीक है, अनुदान दे रहे हैं कि ले लो भैया, ले जाओ, खेती वेती करो, थोड़ा फसल वसल उगाओ, कुछ खेती बाड़ी करो ताकि खेत में फसल वसल लहराएं। तो इस तरीके से जो है वो जो है अनुदान के लिए किया जाता था। उन्हें अनुदान प्राप्तकर्ता को जारी किया जाता था। जैसे शौगौरा ताम्रपत्र एक है, ये मान लीजिए शौगौरा है, शौगौरा ताम्रपत्र। ठीक है, जैसे उदाहरण में हम बता रहे हैं कि ताम्रपत्र हमें भयानक सूखे और खाद्यान्न अभाव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारी द्वारा ये किया गया। इस उपायों से संबंधित सूचित किया जाता था या सूचित किया जाता था। इन पत्रों द्वारा क्या किया जाता था? जब बाढ़, अकाल आ जाता था या भूखमरी आ जाती थी तो अधिकारी लोग क्या करते थे? इन ताम्रपत्रों को जारी करते थे, यानी कि सूचित देते थे कि भैया देखो, इन पत्रों से सूचित किया जाए कि लोगों में कि ताम्रपत्र से जो है इससे कैसे निपटा जाएगा। हमें भयानक सूखे, खाद्यान्न अभाव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों के संबंध में सूचित करता था। ठीक है, इतना समझ में आया कि ताम्रपत्र का उपयोग क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्के की। अब देखो भैया, सिक्का तो आजकल बहुत यूज हो रहा है, सब लोग यूज करते हैं। पहले के समय में सिक्कों की खासियत क्या थी? प्राचीन भारत में सर्वप्रथम महाजनपदों द्वारा पंच चिन्हित सिक्के ढलाई की गई। यानी कि प्राचीन भारत में सर्वप्रथम महाजनपदों द्वारा, यानी कि प्राचीन भारत में, यानी कि मान लीजिए प्राचीन है, ये कौन है? प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत। ठीक है, ये प्राचीन भारत है। ठीक, इन्हीं के द्वारा जो है पंच चिन्हित सिक्कों का, यानी कि प्राचीन भारत में महाजनपद है, महाजनपदों, यानी कि ये सब महाजनपद हैं। ठीक है, ये सब महाजनपद हैं। ठीक है, तो इन्हीं में जो है महाजनपदों द्वारा पंच चिन्हित सिक्के हैं, यानी कि 5 चिन्ह। जैसे ये सिक्का है तो हम सिक्के में 1 चिन्ह, 2 चिन्ह, 3, 4, 5 चिन्ह लगा देते हैं कि 5 चिन्ह, ताकि आपको याद रहे ढलाई की गई। इन पंच चिन्हित सिक्कों में आहत सिक्कों की जो है, यानी कि जो 5 चिन्हित सिक्के हैं, इन सिक्कों में जो है आहत सिक्के को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, 6ठी शताब्दी, यानी कि आहत के सिक्के में, ये मान लीजिए कौन सा सिक्का है? आहत। ये आहत सिक्का है। ठीक है, ये आहत सिक्का जो है किस ईस्वी में आई? 6ठी शताब्दी, यानी कि किस में आई? 6ठी शताब्दी। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण, ठीक है, कारसरपण अथवा
पण के नाम से जाना जाता है। यानी कि किस किस नाम से जाना जाता है? पुराण के, ठीक है, पुराण के हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कारसापण, ठीक है, कारसापण अथवा पण के नाम से, अथवा पण आदि नामों से इसको जाना गया। तो हम इन चीजों से समझ गए हैं कि यानी कि ये क्या है, नाम से जाना जाता था। इन महाजनपदों में कुंतल, गांधार, कुरु, शाक्य, पांचाल, सूरसेन एवं सौराष्ट्र शामिल हैं। अब देखिए कौन कौन इनमें शामिल है, इनमें कौन कौन शामिल है, ये देखिए। पहले हम इनको देख लेते हैं, ये कौन है। ये मान लीजिए कुंतल है, ठीक है। इसके बाद ये कौन है, ये कौन है, यानी कि सब सिक्के के समय के हैं। गांधार, ये गांधार हैं। फिर इसके बाद ये गांधार हो गए। गांधार के बाद कुरु हैं, कुरु हैं, कुरु हैं। इसके बाद ये हैं शाक्य, ये शाक्य हैं, ठीक है। कुरु, शाक्य, पांचाल, सूरसेन, पांचाल हो गए। फिर इसके बाद ये जो है सूरसेन, ठीक है। फिर इसके बाद इनका नाम दिया गया सौराष्ट्र, ठीक है। ये इतने लोग हैं, ठीक है। सिक्के में जो है, सिक्के में जो है आप इन सब लोगों का नाम आप जान सकते हैं, ये सौराष्ट्र शामिल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया। भारत का पहला सिक्का 7वीं या 6वीं या 7वीं सदी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जारी पंचचिन्हित सिक्का था। यानी कि कब कब था? 7वीं या 6वीं, इन समय की बात है, ठीक है, जब पंचचिन्हित सिक्का जो है निर्मित किया गया या ढाला गया, ठीक है। इन चीजों को याद रखिए। सर्वप्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बीच में पंचचिन्हित सिक्के क्या किए गए? ढाले गए, ठीक है। सिक्कों की उनकी निर्माण तकनीक के कारण पंचचिन्हित या आहत मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचचिन्हित या आहत मुद्रा कहा जाता है। चांदी के सिक्कों पर कई प्रतीक जैसे जानवर, पौधे, यानी कि जो सिक्के होते थे, सिक्के इस पे जानवर, जानवर हो गए या जो है पेड़ पौधे हो गए, जैसे पेड़ पौधे आदि इसमें बनाए जाते थे, ठीक है, इसमें बनाए जाते थे ताकि ये प्रतीक के विषय में जाना जाता था कि देखो इस तरीके से ये सिक्के बनाए जाते थे। कई प्रकार के होते थे, वन होते थे, इन पर राजाओं के नाम नहीं लिखे जाते थे, यानी कि राजा बाइकट हैं, ये मान लीजिए राजा हैं तो राजा का नाम नहीं हो सकता है, इन चिन्हों पे राजा का नाम कट है, ठीक है, राजा नहीं। हिंदू यूनानी जो राजाओं ने सिक्कों पर शासकों के चित्र उत्कीर्ण करने की परंपरा की शुरुआत की, यानी हिंदू यूनानी जो थे, हिंदी यूनानी जिनको कहा जाए हिंदी यूनानी, कुषाण राजाओं ने क्या किया? सिक्कों पर शासकों के चित्र उत्कीर्ण करने की परंपरा की शुरुआत की। कुषाण साम्राज्य के सिक्के ढालने की व्यापक परंपरा ने बड़ी संख्या में जनजातियों, राजवंशों तथा साम्राज्यों को स्वयं के सिक्के जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया कि चलो भैया अब एक काम किया जाए कि सब लोग अपना अपना नाम डाला जाए। तो उन्होंने क्या किया? सिक्के पे अपना नाम डाल दिया, राजा साहब की जय, राजा साहब का नाम पड़ गया। अलग अलग राजाओं को प्रोत्साहित किया, भैया तुम डालो, तो इन्होंने भी सिक्का जारी कर दिया, अपना नाम डाल दिया कि ये कौन से राजा हैं, किसने ढलवाया, कौन सा सिक्का है। तो ऐसे ऐसे तरह तरह के सिक्के जो है ढलवाए जाते थे। तो इन सिक्कों पर साधारण राजा का नाम, तिथि, राजचिन्ह तथा धर्म चिन्ह अंकित थे, यानी कि इन सिक्कों पे राजा का नाम हो गया, यानी कि नाम हो गया, ठीक है, तिथि हो गई, तिथि भी होता था, ठीक है, तिथि हो गई, ठीक है, और उनके राज चिन्ह क्या हैं? राज चिन्ह हो गए, देख लो राजा साहब लोग अब एकदम से धर्म चिन्ह हो गए, एकदम से फॉर्म में आ गए हैं, कह रहे हैं चलो भैया अब इसको हम इसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अब आते हैं प्राचीन वस्तु कला और स्मारक के विषय में थोड़ी जानकारी ले। ये इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम ऐसे अपडेट देते रहें। अभी हालांकि हम आप लोग को एक चीज़ बता दें
कि मैं अभी उतने व्यवस्था में नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से पढ़ा पा रहा हूँ वो अपने तरीके से अच्छा ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे और परिवर्तन करूँगा और अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा। तो आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ता रहूँ और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो अब बात करेंगे आगे। अब आगे हम देखेंगे प्राचीन वास्तुकला। वास्तुकला वास्तुकला ठीक है, प्राचीन वास्तुकला या स्मारक, इन विषयों में हम ध्यान देंगे। ठीक है, पाषाण युग के दौरान मानव ने गुफाओं में आश्रय लिया, यानी कि पाषाण युग, यानी कि ये मान लीजिए ये पाषाण है, कौन है ये पाषाण है, ये पाषाण है। इन्हीं के समय में सभी मनुष्य क्या किए, ये भाई अब डर ही लग रहा है, बेचारे या तो डर गए होंगे सब, तो इन्होंने क्या किया, गुफा, ये मान लीजिए गुफा है, तो गुफाओं में आश्रय लिया, रहने की जगह डाला। आगे चलकर कृषि ने उनको मैदानों में रहने के लिए विवश कर दिया। अब भैया भूख लगेगी, जब पेट में चूहा कूदेगा तो जाहिर सी बात है सब चलो भैया खेती होती कुछ किया जाए ताकि फल अनाज उनाज उगाया जाए, नहीं तो कब तक जिंदा रहेंगे। तो आगे चल के इन्होंने क्या किया, कृषि के लिए इनको मैदान में आना पड़ा। नवपाषाण काल के पश्चात बस्तियों का विकास आरंभ हुआ है, यानी कि जब नवपाषाण आ गए, ये नवपाषाण है, कौन है ये नवपाषाण है। नवपाषाण काल जब आया तो क्या हुआ, बस्तियों का विकास हो गया, यानी कि लोग यहाँ रहने लग गए, यानी कि ये बस्तियों का विकास हो गया, थोड़ी चेहरे पे मुस्कान आ गई। यानी कि पाषाण काल में क्या हुआ, लोग डर के चले गए, गुफा में रहने लगे, भाई गुफा ही आश्रय इनका बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद जब नवपाषाण काल आया तो इन्होंने कहा ना 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 भैया, सब लोग घर वर बनवा लो, अपना रहो। आवासों तथा सार्वजनिक मकानों व स्मारकों के निर्माण के लिए पक्की ईंट का प्रयोग हुआ, यानी कि किस ईंट का प्रयोग हुआ, पक्की ईंटों का प्रयोग। ठीक है, ये पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, शुरुआत पक्की ईंटों का प्रयोग होना शुरुआत जो है ताम्रपाषाण काल में हुई है, लेकिन शुरुआत जो है कब हुई, ताम्रपाषाण काल में हुई। यह वास्तुकला हमें अतीत के अध्ययन हेतु बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है। वास्तुकला का भी व्यापक रूप से धर्मनिरपेक्ष एवं धार्मिक वास्तुकला में विभाजित किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला में अनाज के गोदाम, अनाज जैसे ये मान लीजिए धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। इनके समय में क्या हुआ, ये गोदामें बनी। ठीक है, गोदामें बनाई गई, कौन सी गोदाम बनाई गई, कौन कौन सी गोदामें बनाई गई, तो इनके समय में जो है गोदाम, ठीक है, गोदाम हो गए। ठीक है, और अनाज ढलने लगे, अनाज को ढलने लगे। गोदियां, मानव निर्मित बंदरगाहें, साफ सफाई की व्यवस्थाएं हुई, जैसे स्नानागार, नालियां, स्टेडियम, मंडप, महल, किलबंदी, दुर्ग आदि को चित्रित किया गया। यानी कि इसमें बनाया गया कि भैया देखो ये स्टेडियम है, ये स्नानागार है, यहाँ चलो डुबकी लगा लगा के नहाया जाए, तो ये सब स्नानागार है, मान लीजिए नहाने के लिए स्नानागार ये होता था। ठीक है, तो इन सब चीजों का विकास इसमें हुआ है प्राचीन वास्तुकला में। स्टेडियम, मंडप, महल, किलाबंदी आदि चीजों का जो है चित्रित किया गया। धार्मिक स्मारक धार्मिक आवश्यकताओं को अभिव्यक्ति एवं उनकी संतुष्टि हेतु प्रयोग किए जाते थे। इन संरचनाओं में चैत्य, विहार, मंदिर आदि शामिल है। कौन कौन शामिल है, चैत्य है, मान लीजिए चैत्य, विहार, ये विहार है, ठीक है, विहार है, ये मान लीजिए मंदिर है। ठीक है, मंदिर आदि इसमें क्या है, शामिल है। फिर मूर्तिकला एवं चित्रकला। अब आते हैं मूर्तिकला और चित्रकला के विषय में जान लेते हैं। मूर्तिकला, ठीक है, पहले हम मूर्तिकला के विषय में जान लेते क्या है।
हड़प्पाई काल से ही मूर्तिकला के साक्ष्य प्राप्त होने लगते थे। साक्ष्य यानी कि हड़प्पाई जो काल थे, यानी कि ये मान लीजिए हड़प्पाई हैं, ये हड़प्पाई काल है। इन्हीं के समय से ही क्या हुआ, मूर्तिकला के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। जैसे सेलखड़ी, पाषाण, टेराकोटा, मृत्तिका, चूना, हाथी दांत, कांसा तथा कष्ट का प्रयोग मूर्ति निर्माण में किया जाता था। यानी कि एक मूर्ति का अगर निर्माण करना हो, यानी कि इसका निर्माण करना हो, इसका निर्माण करना हो तो हमें क्या क्या, सेलखड़ी, ठीक है, सेलखड़ी हो गए। दूसरा किस चीज से हमें क्या करना होगा, जैसे टेराकोटा, टेराकोटा हो गया। तीसरी क्या चीज है, टेराकोटा हो गया, चूना, हाथी दांत, चूना हो गया, फिर इसके बाद हाथी दांत हो गया, हाथी दांत हो गया, ठीक है। कांसा तथा काष्ठ का प्रयोग, यानी कि कांसा, काष्ठ का प्रयोग, इतनी चीजों का प्रयोग यानी कि मूर्ति बनाने में किया जाता था। मूर्ति बनाई गई जिन्हें तीर्थ स्थलों में रखा गया और बहुत जगह लगाया गया। चित्रकला, अब आते हैं हम चित्रकला की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी चित्रकला की। चित्रकला के आरंभिक समय में, यानी उदाहरण में जैसे देखा जाए, चित्रकला का बहुत महत्व था। जैसे भीमबेटका, भीमबेटका यानी कि मध्य प्रदेश, यानी कि ये भीमबेटका है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। कहाँ के, मध्य प्रदेश के। ये कौन है, भीमबेटका, ये है भीमबेटका, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। शैल आश्रमों में देखे जा सकते हैं, देख सकते हैं। इन्हें मध्य पाषाण काल गुफा में रहने वाले लोगों द्वारा प्राकृतिक रंगों एवं उपकरणों का प्रयोग बनाया गया है। इन शैल चित्रों में से हमें मध्य पाषाण काल लोगों की जीवन शैली, यानी कि जो चित्र बनाई गई, इन समय के भीमबेटका के जो चित्र बनाए गए, इनमें लोगों का रहन सहन के बारे में पता चलता है। यानी कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, ठीक है, उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी मध्य पाषाण काल के लोग, ये कहाँ, कौन से लोग हैं, मध्य पाषाण काल के लोग हैं। यानी कि इनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनका रहन सहन, शिकार करने का तरीका, आसपास के मौजूद वनस्पतियों, प्राणी जो है जात शामिल हैं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। तत्पश्चात अजंता एवं बाघ गुफाओं की सुंदर चित्र मिलते हैं। जैसे ये चित्र हैं, ये मान लीजिए अजंता के चित्र हैं। कहाँ है, ये अजंता है, मान लीजिए अजंता, और ये मान लीजिए बाघ, ठीक है। इनकी चित्र क्या हुआ, इनके चित्र हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, इससे जानकारी मिलता है। और हमें प्राप्त विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में, यानी विश्व का सबसे प्रसिद्ध गुफा कौन सा है, अजंता गुफा है, ठीक है। विश्व जो प्रसिद्ध है वो अजंता गुफा है। चित्रों में धार्मिक दर्शन, यानी कि धार्मिक दर्शन, अलंकरणों, ठीक है, आध्यात्मिक एकाग्रता, वस्त्र, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों आदि के विवरण के लिए शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग वीडियो बने रहें और बेहतर से बेहतर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।